नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा आज से लगभग 5000 साल पहले 2600 ईसा पूर्व के उस दौर में। हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे उन्नत और यकीनन सबसे रहस्यमयी प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि ये सभ्यता इतिहास में ठीक कहाँ फिट होती है। जैसा कि हम इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कोई अकेली नहीं थी। ये मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी महान सभ्यताओं के साथ 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 ही पल फूल रही थी। लेकिन और यही सबसे हैरान करने वाली बात है कि शहरी प्लानिंग और सफाई सुविधाओं के मामले में ये उन सबसे कई कई ज्यादा आगे थी। और यही बात इस पूरी कहानी के सबसे बड़े और केंद्रीय रहस्य को जन्म देती है। आखिर एक सभ्यता जो अपने समय से इतनी आगे थी, वो बस गुमनामी के अंधेरे में खो कैसे गई? तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हमारी पड़ताल इन कुछ खास पहलुओं पर केंद्रित होगी। हम उनके शहरों की बनावट को देखेंगे, उनके समाज को समझने की कोशिश करेंगे, उनके व्यापार के नेटवर्क को जानेंगे, उनके विश्वासों पर नजर डालेंगे और आखिर में उनके पतन के महान रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सभ्यता की महानता के सबसे पहले और सबसे ठोस सबूत से, उनके शहर। ये सिर्फ बस्तियां नहीं थी, ये कांस्य युग के सुनियोजित महानगर थे, जिनकी इंजीनियरिंग आज भी हैरान कर देती है। जरा सोच कर देखिए, आज से हजारों साल पहले जब दुनिया की ज्यादातर बस्तियां बस यूं ही बेतरतीब ढंग से फैल रही थी, सिंधु घाटी के लोग ग्रिड सिस्टम पर शहर बना रहे थे। मतलब उनकी मुख्य सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के समकोण पर काटती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर इसी बेहतरीन प्लानिंग का सबूत है। ये उस जमाने के लिए एक बहुत बड़ी, एक क्रांतिकारी सोच थी। और ये शहर बने थे पक्की ईंटों से। अब उस समय जब मिस्र में लोग धूप में सुखाई गई कच्ची मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे, सिंधु घाटी के लोग भट्टियों में पकाई गई मजबूत और वाटर रेजिस्टेंट ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग थी जो उनकी इमारतों को सदियों तक टिकने की ताकत देती थी। शहरों के अंदर की कहानी तो और भी कमाल की है। सोचिए, हर गली में ढकी हुई नालियों का एक जाल बिछा था, आज के जमाने के सीवेज सिस्टम की तरह। ज्यादातर घरों में अपने निजी बाथरूम और नहाने की जगहें थीं। शहर भी अक्सर दो हिस्सों में बटे होते थे। एक ऊंचा हिस्सा जिसे नगर दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं, जहां शायद बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स होती थीं, और एक निचला रिहायशी इलाका आम लोगों के लिए। और इसी नगर दुर्ग में हमें मिलती है एक बेहद शानदार चीज, मोहनजोदाड़ो का महान स्नानागार। ये पक्की ईंटों से बना एक बहुत बड़ा पब्लिक वाटर टैंक था, जिसे वाटरप्रूफ करने के लिए खास मसाले का इस्तेमाल किया गया था। अब इसका इस्तेमाल चाहे किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता हो या पब्लिक हाइजीन के लिए, ये दिखाता है कि पानी और सफाई उनकी जिंदगी में कितने जरूरी थे। तो ये तो हुई इनके बेमिसाल शहरों की बात, पर इन शहरों को चला कौन रहा था? इन लोगों का समाज कैसा था? और सबसे बड़ा सवाल, यहाँ का शासक कौन था? और यहीं पर आकर कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है। मिस्र या मेसोपोटामिया के उलट यहाँ ना तो हमें कोई आलीशान महल मिले हैं, ना ही कोई शाही कब्रगाह और ना ही कोई बहुत बड़े मंदिर। तो ये सवाल उठता है कि क्या यहाँ कोई राजा या शक्तिशाली पुजारी जैसा कोई वर्ग था ही नहीं? इस सवाल पर एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई है। एक थ्योरी कहती है कि ये व्यापारियों का समाज था, जहां शायद अमीर सौदागर ही मिलकर शासन चलाते थे। इसका सबूत है हमें मिलने वाले स्टैंडर्ड वजन और मोहरें। वहीं महलों की कमी और एक जैसे घर देखकर कुछ का मानना है कि ये एक समतावादी यानी बराबरी पर आधारित समाज था। और एक तीसरी संभावना ये भी है कि ये अलग अलग शहर राज्य थे, जिनका अपना अपना स्वतंत्र शासन था। चलिए अब इस सभ्यता की आर्थिक नींव को समझते हैं, जो बड़े पैमाने पर कारीगरी और लंबी दूरी के व्यापार पर टिकी हुई थी। इनकी अर्थव्यवस्था में आज की तरह पैसे या सिक्के नहीं थे। सब कुछ वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम पर आधारित था। मतलब लोग सामान के बदले सामान का लेन देन करते थे, जिसे वजन और माप के एक बहुत ही विकसित और मानकीकृत सिस्टम से कंट्रोल किया जाता था। तो देखिए इनका आर्थिक चक्र कैसे चलता था। ये लोग राजस्थान से तांबा और अफगानिस्तान से टिन जैसा कच्चा माल लाते थे। फिर उससे कांसे के औजार, मिट्टी के सुंदर बर्तन, मनके और मोहरे बनाते थे। और अंत में इन तैयार चीजों का मेसोपोटामिया जैसे दूर दराज के इलाकों तक व्यापार करते थे। और ये व्यापार करते थे लैपिस लाजुली जैसे कीमती पत्थरों, सोने, चांदी, कांसे और शंख जैसी चीजों का।
इन व्यापारिक रास्तों को जोड़ने में लोथल जैसे बंदरगाहों की बहुत बड़ी भूमिका थी, जो उनके समुद्री व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था और उन्हें दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ता था। अब हम उनके विश्वास और विचारधारा की दुनिया में उतरते हैं। क्योंकि उनकी लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं सका है, तो हमें उनके विश्वासों को उनकी कलाकृतियों के जरिए ही समझना होगा। और जो भी सबूत मिले हैं, उनसे ऐसा लगता है कि उनका धर्म प्रकृति और उर्वरता से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। वे शायद पृथ्वी को एक देवी के रूप में पूजते थे, पेड़ों की पूजा करते थे और एक सींग वाले गैंडे और कुबड़ वाले बैल जैसे शक्तिशाली जानवरों को बहुत अहमियत देते थे। उनके धार्मिक प्रतीकों में सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी है ये पशुपति मोहर। सेलखड़ी पत्थर से बनी इस छोटी सी मोहर पर एक योगी जैसी आकृति खुदी है, जिसे कई विद्वान हिंदू देवता शिव का सबसे पुराना रूप यानी प्रोटो शिवा मानते हैं। चलिए इस मोहर के प्रतीकों को समझते हैं। ये आकृति एक योगी की मुद्रा में बैठी है, जिसके सिर पर 3 सींगों वाला एक मुकुट है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा और एक भैंसा है, और पैरों के पास 2 हिरण दिखाए गए हैं। यही जटिल प्रतीकवाद विद्वानों को इसे बाद के हिंदू परंपराओं से जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। और अब हम आते हैं उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। इतनी फलती फूलती, इतनी व्यवस्थित सभ्यता का अंत कैसे हो गया? लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का धीरे धीरे पतन शुरू हुआ। यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई एक दिन में हुई घटना नहीं थी, बल्कि सदियों तक चली एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी। इसके पतन के लिए 2 मुख्य सिद्धांत हैं। एक पुरानी थ्योरी आर्य आक्रमण की बात करती है, लेकिन ज्यादातर आधुनिक विद्वान अब पर्यावरणीय कारणों पर ज्यादा जोर देते हैं। उनका मानना है कि शायद जलवायु परिवर्तन हुआ, भूकंप आए, या फिर जिन नदियों के किनारे ये सभ्यता बसी थी उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे इनकी खेती तबाह हो गई। तो सार ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन अचानक नहीं हुआ। ये कई सारे वजहों का एक मिला जुला परिणाम था, जिसने इस महान सभ्यता को धीरे धीरे कमजोर कर दिया और आखिरकार ये अपना अस्तित्व खो बैठी। और ये हमें एक आखिरी विचार के लिए छोड़ जाता है। जब तक हम उनकी लिपि को पढ़ नहीं लेते, क्या हम कभी उनकी कहानी को पूरी तरह से जान पाएंगे? ये सिंधु घाटी के उन कई रहस्यों में से एक है जो आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को चुनौती दे रहा है।